शहर की सबसे बड़ी राघव इंडस्ट्रीज के बाहर सन्नाटा छा गया जब एक आलीशान मर्सिडीज आकर रुकी। आज इस फैक्ट्री का मालिक 10 साल बाद पहली बार मीडिया के सामने आने वाला था। जैसे ही राघव ने गाड़ी से पैर बाहर निकाला, कैमरों की लाइट चमक उठी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ कांप रहे थे, राघव के पैरों में गिर पड़ा। ये वही खन्ना सेठ था जिसने कभी राघव को एक वक्त की रोटी के लिए अपनी चौखट से लात मारकर भगाया था। राघव बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी फैक्ट्री बिक रही है, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। सुना है तुम मेरी फैक्ट्री खरीदने की बोली लगा रहे हो। रहम करो, मुझे बर्बाद मत करो। खन्ना साहब, आज से 15 साल पहले जब मैं भूख से निढाल होकर आपके पास आया था, तब आपने कहा था कि मजदूर की कोई इज्जत नहीं होती, वो बस मशीन का एक पुर्जा होता है। आज मैं आपकी फैक्ट्री बर्बाद करने नहीं, बल्कि उन मजदूरों को उन्हें हक दिलाने आया हूं जिन्हें आपने कभी इंसान नहीं समझा। आपकी हवेली आपके पास रहेगी, लेकिन इस फैक्ट्री पर अब मेरा नाम चलेगा। ये कहानी आज की कामयाबी की नहीं, बल्कि 15 साल पहले की उस राख की है जिससे ये अंगारा पैदा हुआ। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में राघव का एक मिट्टी का घर था। घर क्या था, बस टूटी हुई दीवारें और उम्मीदों का एक कच्चा छप्पर। राघव, आज फिर रात को भूखा ही सोना पड़ेगा बेटा। तेरे बापू की मजदूरी जमींदार ने काट ली। कहता है पिछला कर्ज अभी बाकी है। माँ, कब तक? बापू दिन भर धूप में जलते हैं, तू दूसरों के बर्तन मांजती है, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ भूखा मरना लिखा है? लेकिन गरीबी अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। एक दोपहर जब राघव के पिता शंभू दयाल खेत में थ्रेशर मशीन पर काम कर रहे थे, अचानक उनका पैर फिसल गया। शंभू का पैर मशीन में बुरी तरह दब चुका था। राघव बदहवास होकर वहां पहुंचा। बाबू, कोई मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। तभी गांव का क्रूर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह अपनी जीप से वहां से गुजरा। अबे शंभू, अब तो तू लंगड़ा हो गया। अब मेरा पिछला 50,000 का कर्ज कौन चुकाएगा? राघव, अगर अपने बाप की जान बचानी है तो शहर के अस्पताल ले जा, लेकिन याद रखना, कल तक पैसा नहीं पहुंचा तो ये घर और ये खेत सब मेरा होगा। मालिक, बापू मर रहे हैं, अभी पैसों की बात मत कीजिए। गरीब की जान की कीमत उसकी मजदूरी से ज्यादा नहीं होती बेटा। ले जा इसे, देखते हैं शहर वाले कैसे इसका मुफ्त इलाज करते हैं। सरकारी अस्पताल के गलियारे में राघव अपनी मां के साथ बैठा था। डॉक्टर ने कहा कि पैर बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और दवाइयों के लिए कम से कम 20,000 रुपए चाहिए। राघव ने हर दरवाजा खटखटाया, हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाए, लेकिन गरीबी में कोई सगा नहीं होता। उस रात राघव ने अपने पिता के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। बेटा, मुझे गांव ले चल। यहाँ के सफेद कोट वाले हमें इंसान नहीं समझते। मैं मर जाऊंगा तो माँ का ध्यान रखना। नहीं बापू, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कल शहर जा रहा हूँ, दिल्ली। वहाँ बहुत काम है। मैं पैसे भेजूंगा, आपका पैर भी ठीक होगा और इस ठाकुर का कर्ज भी चुकाऊंगा। पर बेटा, तू अकेले उस बड़े शहर में कैसे रहेगा? वहाँ तो कोई जान पहचान भी नहीं है। माँ, जिसके सर पर छप्पर नहीं होता उसे पूरा आसमान अपना लगता है। आशीर्वाद दे, तेरा बेटा अब मजदूरी करने नहीं, तकदीर बदलने जा रहा है। गांव की धूल भरी पगडंडियों को पीछे छोड़ राघव दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर उतरा। आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा थे। जेब में माँ की पोटली से निकले केवल 400 रुपए थे। शहर की ऊंची इमारतों को देखकर राघव को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने सारे लोग, क्या यहाँ मेरे जैसे एक गरीब के लिए थोड़ी सी जगह नहीं होगी? 2 दिन तक राघव ने सिर्फ बिस्कुट और नलों का पानी पीकर गुजारा किया। आखिर में उसे एक बड़े मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट पर बेलदार का काम मिला। काम था 3री मंजिल तक ईंटें और सीमेंट के कट्टे पहुंचाना। ओए लंगूर, जल्दी हाथ चला, अगर एक भी ईंट टूटी तो तेरी दहाड़ी से काट लूंगा। यहाँ काम करने आए हो या तमाशा देखने? जी मालिक, बस थोड़ा पानी। पानी पीना है तो नाले पे जा, यहाँ सिर्फ काम होता है। दोपहर की 42 डिग्री की धूप, पीठ पर 50 किलो का कट्टा और पैरों में फटी हुई चप्पलें। शाम तक राघव के कंधे छिल गए थे।
रात को वो निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठंडे फर्श पर सो जाता, जहां मच्छरों का आतंक था। 6 महीने बीत गए। राघव ने अपनी जरूरतें मार दी थीं। वो रात को ओवरटाइम भी करता ताकि गांव में बापू की दवाइयों के पैसे भेज सके। उसी साइट पर उसकी मुलाकात सलीम से हुई, जो मशीनों का ऑपरेटर था। राघव भाई, तुम कब तक ये ईंटें ढोते रहोगे? देखो, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब सलीम भाई? मैं तो बस अपने बापू का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ओखला में एक छोटी प्लास्टिक फैक्ट्री बंद हो रही है। उसका मालिक मशीनें कौड़ियों के दाम बेच रहा है। मेरे पास हुनर है, तेरे पास थोड़ी बचत है। दोनों मिल जाएंगे तो हम अपनी खुद की फैक्ट्री डालेंगे। तू मजदूर नहीं, मालिक बनेगा। राघव को लगा जैसे भगवान ने सलीम को उसकी मदद के लिए भेजा है। उसने अपनी 2 साल की पूरी कमाई, लगभग 60,000 रुपए, जो उसने पिता के ऑपरेशन और कर्ज के लिए बचाई थी, सलीम को सौंप दी। सलीम भाई, ये कागज के टुकड़े नहीं हैं। मेरी माँ की आंखें और मेरे बाप की इज्जत है। इसे संभाल कर रखना। फिक्र मत कर छोटे, कल सुबह इसी पते पर आ जाना। हम अपनी मशीन की पूजा करेंगे। अगली सुबह राघव उस पते पर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना खंडहर था। न कोई मशीन थी, न कोई सलीम। सलीम भाई, ओ सलीम भाई, कहाँ हो? ये तो बंद पड़ा है। सलीम भाई। अबे ओ छोरे, किसे ढूंढ रहा है? वो जो कल यहाँ आया था वो तो रात को ही सारा माल समेट कर भाग गया। तू अकेला नहीं है, ऐसे 10 और लोगों को चूना लगा चुका है वो। राघव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। उसके पास न रहने को घर था, न जेब में पैसे, और न ही वापस गांव जाने की हिम्मत। क्यों भगवान, क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बापू का कर्ज कैसे चुकेगा? उस रात राघव यमुना के पुल पर खड़ा था। नीचे बहता काला पानी उसे बुला रहा था। उसे लगा कि मर जाना ही आसान है, लेकिन तभी उसकी जेब में पड़े एक छोटे से फटे हुए खत पर हाथ गया, जो उसकी माँ ने भेजा था। खत में लिखा था, बेटा, तू शहर गया है तो जीत कर ही आना। गांव के लोग कहते हैं कि तू वापस नहीं आएगा, पर मुझे पता है मेरा राघव हार मानने वालों में से नहीं है। राघव ने पुल से नीचे नहीं देखा, बल्कि आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों के आंसू सूख गए और वहां एक नई चमक पैदा हुई। सलीम, तूने मेरा पैसा लिया है, मेरा हौसला नहीं। आज से ये राघव मर गया। अब जो पैदा होगा वो सिर्फ काम का भूखा होगा। मैं फिर से खड़ा होऊंगा और इतना बड़ा बनूंगा कि ये शहर मेरे कदमों में होगा। राघव के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। सलीम का धोखा उसे तोड़ सकता था, लेकिन उसने उसे पत्थर बना दिया। दिल्ली की सड़कों पर भूखा प्यासा भटकते हुए उसकी नजर कूड़े के एक बड़े ढेर पर पड़ी, जहां एक छोटा बच्चा प्लास्टिक की बोतलें चुन रहा था। दुनिया जिसे कचरा समझकर फेंक देती है, ये कंपनियां उसी को गलाकर करोड़ों का माल बनाती हैं। अगर मेरे पास मशीन खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास ये 2 हाथ तो हैं। अगली सुबह, जो राघव कल तक सफेद शर्ट पहनकर मालिक बनने का सपना देख रहा था, उसने कंधे पर एक बड़ा सा बोरा डाल लिया। शहर के सबसे बड़े कूड़ेदान के पास खड़ा होकर उसने अपना पहला माल उठाया, एक खाली प्लास्टिक की बोतल। छी, इतना हट्टा कट्टा लड़का और कूड़ा उठा रहा है, शर्म नहीं आती? साहब, चोरी करने में शर्म आती है, मेहनत करने में नहीं। आज ये कचरा है, कल यही सोना बनेगा। राघव ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठता और बड़े बड़े नालों, डंपिंग ग्राउंड्स और शादियों के बाहर से प्लास्टिक इकट्ठा करता। रात को वो उसे पास की एक नहर के किनारे बैठकर अपने हाथों से साफ करता। उसके हाथ गंदे पानी से गलने लगे थे, उनमें से बदबू आने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपना काम। 3 महीने की मेहनत के बाद राघव ने लगभग 500 किलो साफ प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया। वो उसे एक बड़ी रिसाइकलिंग फैक्ट्री के गेट पर लेकर पहुंचा। ए ओए, पीछे हट, यहाँ बड़े ट्रकों का काम है, तेरे इस बोरे का नहीं। अपने मैनेजर साहब को बुलाओ, उन्हें कहो कि बाहर कच्चा माल आया है, जो बाजार से आधा दाम में मिलेगा और क्वालिटी में नंबर 1 होगा। मैनेजर बाहर आया। उसने देखा कि राघव का लाया हुआ प्लास्टिक इतना साफ था जैसे नया हो। आमतौर पर कबाड़ी गंदा माल लाते थे, जिसे साफ करने में फैक्ट्री का बहुत पैसा खर्च होता था। ये तुमने खुद साफ किया है? इतना साफ तो मशीन भी नहीं करती। हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ किया है साहब। मुझे बस
सही दाम चाहिए। उस दिन राघव को अपनी पहली ईमानदार कमाई मिली, 7,000 रुपए। उसने उन पैसों को माथे से लगाया और सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी और पिता के लिए दवाइयाँ गांव भेजी। अगले 1 साल तक राघव ने यही किया। उसने अब अपने साथ 2 और बेसहारा लड़कों को जोड़ा। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे प्लास्टिक को छांटा जाता है। अब वो सिर्फ कबाड़ी नहीं था, वो एक छोटा सप्लायर बन चुका था। उसने ओखला की एक तंग गली में 10 बाय 10 का एक कमरा किराए पर लिया। वहां उसने एक पुरानी जंग लगी ग्राइंडर मशीन किश्तों पर खरीदी। बापू, आज तुम्हारी मेहनत का फल मिलने लगा है। ये मशीन नहीं, ये हमारे घर की नई नींव है। उस छोटी सी कोठरी में राघव ही मालिक था और वही मजदूर। काम बढ़ने लगा था, लेकिन किस्मत को अभी एक और दांव खेलना था। एक रात जब राघव अपनी मशीन बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था, तभी 4 गुंडे उसकी दुकान में घुस आए। क्यों बे? बहुत बड़ा सप्लायर बन रहा है। कल से ये दुकान बंद दिखनी चाहिए, वरना इस मशीन के साथ साथ तेरी हड्डियां भी पीस देंगे। भाई साहब, ये मशीन मैंने खून जला कर ली है। इसे रोकने के लिए आपको मुझे मारना पड़ेगा। और याद रखना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उससे लड़ना सबसे खतरनाक होता है। राघव ने एक लोहे की रॉड उठा ली। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो बरसों की गरीबी और धोखे से पैदा हुआ था। गुंडे उसकी हिम्मत देखकर पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने दुकान के बाहर रखा सारा कच्चा माल जला दिया। राघव आग की लपटों को देख रहा था। उसका हजारों का माल जलकर राख हो रहा था, लेकिन वो रोया नहीं। जला लो, जितना जलाना है जला लो। राख से ही तो फिर से खड़ा होना सीखा है मैंने। राघव की छोटी सी वर्कशॉप जलकर खाक हो चुकी थी। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे और कुछ तो मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा मालिक बनने चला था, आ गया औकात पर। ये आग मेरा माल जला सकती है, मेरा हौसला नहीं। जिसने ये आग लगाई है वो याद रखे, अब मैं सिर्फ मशीन नहीं, कयामत चलाऊंगा। राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जली हुई मशीन के पुर्जे खुद साफ किए और उसे फिर से चालू किया। अब उसने एक नया रास्ता चुना। वो सिर्फ प्लास्टिक के दाने नहीं बेचेगा, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा। राघव मल्होत्रा ऑटो कॉप के दफ्तर पहुंचा। यहाँ चपरासी की जगह खाली नहीं है भाई साहब, बाहर जाइए। मैडम, मैं चपरासी नहीं, वेंडर बनने आया हूँ। आपके बॉस को कहिए कि बाहर एक ऐसा लड़का खड़ा है जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम कर सकता है। मल्होत्रा साहब ने राघव को 5 मिनट का समय दिया। राघव ने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक का गियर नॉब निकाला, जिसे उसने अपनी टूटी मशीन पर बनाया था। ये फिनिशिंग, ये तो इम्पोर्टेड लग रहा है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? साहब, फैक्ट्री अभी सिर्फ एक कमरे में है, लेकिन वादा करता हूँ, अगर आपने ऑर्डर दिया तो रात दिन जागकर दुनिया का सबसे बेहतरीन माल दूंगा। मल्होत्रा साहब ने उसे एक ट्रायल ऑर्डर दिया, 10,000 पीस। राघव के पास पैसे नहीं थे कच्चा माल खरीदने के लिए। उसने अपनी माँ का वो आखिरी गहना, एक सोने का तावीज जो उसने छुपकर भेजा था, गिरवी रख दिया। अगले 15 दिन राघव सोया नहीं। मशीन की गर्मी, प्लास्टिक की बदबू और चाय के सहारे उसने हजारों पीस तैयार किए। जब डिलीवरी का ट्रक मल्होत्रा की कंपनी पहुंचा तो राघव का शरीर थकान से कांप रहा था। एक भी पीस रिजेक्ट नहीं हुआ। कमाल है। राघव, ये लो तुम्हारा पहला पेमेंट का चेक, 2 लाख रुपए। राघव ने चेक पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने चेक को चूम लिया और जमीन पर बैठकर रो पड़ा। ये वो आंसू थे जो बरसों से दबे हुए थे। राघव ने अब ओखला में एक बड़ा शेड किराए पर ले लिया था और 10 नई मशीनें लगा ली थी। अब वो राघव सेठ कहलाने लगा था। उसने गांव फोन किया और बापू को शहर बुलाया। स्टेशन पर शंभू दयाल लंगड़ाते हुए उतरे। उनके हाथ में वही पुराना झोला था। उन्होंने देखा कि सामने एक शानदार सफेद गाड़ी खड़ी है और उनका बेटा सूट बूट में खड़ा है। राघव, बेटा, ये सब क्या है? तूने तो कहा था कि तू नौकरी कर रहा है। बापू, आपने कहा था ना कि मजदूर का बेटा मजदूर नहीं रहेगा। देखिए, आज आपका बेटा इस फैक्ट्री का मालिक है, जहां 50 लोग काम करते हैं। राघव अपने पिता को फैक्ट्री लेकर गया। शंभू ने देखा कि हर मशीन पर एक मजदूर काम कर रहा है। बापू, आज से आप काम नहीं करेंगे। आज से आप सिर्फ ये देखेंगे कि किसी मजदूर के साथ वैसा व्यवहार ना हो जैसा ठाकुर ने आपके साथ किया था।
हमारी फैक्ट्री में मजदूर को पहले रोटी मिलती है, बाद में काम लिया जाता है। राघव की तरक्की शहर के बड़े व्यापारियों की आंखों में खटकने लगी थी। आर.के. खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक आर.के. खन्ना, जो अब तक बाजार पर राज करता था, राघव को खत्म करने की साजिश रचने लगा। मल्होत्रा साहब, उस सड़क छाप लड़के को ऑर्डर देना बंद कीजिए। मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। उसे बाजार से बाहर निकालिए। राघव की फैक्ट्री के बाहर अचानक कच्चे माल की गाड़ियां रुक गईं। सप्लायर्स ने माल देने से मना कर दिया। बैंक ने लोन रिकवरी का नोटिस भेज दिया। राघव एक बार फिर चारों तरफ से घिर गया था। खन्ना साहब, आपने शेर को गुफा में घेरने की गलती की है। अब देखिए, ये मजदूर का बेटा आपका बाजार कैसे छीनता है। आर.के. खन्ना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शहर के सभी बड़े सप्लायर्स को डरा दिया गया था कि अगर राघव को कच्चा माल दिया तो खन्ना ग्रुप तुमसे कभी व्यापार नहीं करेगा। राघव की फैक्ट्री की मशीनें शांत होने लगी थीं। मजदूरों के चेहरे पर डर था कि कहीं फिर से वही गरीबी न लौट आए। मशीनों की खामोशी उसे चुभ रही थी। तभी उसे अपनी वो पुरानी फटी हुई शर्ट और वो बोरा याद आया जिससे उसने शुरुआत की थी। भाइयों, खन्ना साहब को लगता है कि वो हमें कच्चा माल नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। वो भूल गए हैं कि ये राघव मिट्टी से सोना बनाना जानता है। आज से हम बाजार से माल नहीं खरीदेंगे। आज से हम शहर के हर घर, हर गली और हर कूड़ेदान से खुद अपना माल इकट्ठा करेंगे। राघव ने कचरा लाओ पैसा पाओ नाम से एक मुहिम शुरू की। उसने शहर के सैकड़ों गरीब बच्चों और कचरा बीनने वालों को सीधे अपनी फैक्ट्री से जोड़ दिया। जो प्लास्टिक खन्ना साहब हजारों में खरीदते थे, राघव को वो कौड़ियों के दाम मिलने लगा। अब देखो खन्ना साहब, आपकी लागत बढ़ेगी और मेरी घटेगी। अब युद्ध बराबरी का होगा। खन्ना ने मल्होत्रा साहब को 50% डिस्काउंट दिया था, लेकिन राघव ने एक ऐसी चीज पेश की जिसने बाजार हिला दिया। उसने बायोडिग्रेडेबल यानी जल्दी गलने वाला सस्ता प्लास्टिक तैयार किया जो पर्यावरण के लिए अच्छा था। खन्ना जी, आपका माल सस्ता है, लेकिन राघव का माल भविष्य है। सरकार ने भी अब इको फ्रेंडली प्लास्टिक पर सब्सिडी दी है। मेरा ऑर्डर राघव को ही जाएगा। खन्ना का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे। राघव अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। तभी गांव से एक रोता हुआ फोन आया। राघव की माँ शांति देवी फोन पर सिसक रही थी। राघव बेटा, ठाकुर ने हमारी जमीन पर बुलडोजर चला दिया है। कह रहा है कि पुराना हिसाब अभी भी बाकी है। तेरे बापू के बनाए उस कच्चे घर को उसने मिट्टी में मिला दिया। राघव की आंखों में खून उतर आया। 15 साल का सारा दर्द, वो जख्म जो भर चुके थे, फिर से हरे हो गए। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधे गांव की तरफ रुख किया। अरे देखो तो कौन आया है। शंभू लंगड़े का बेटा, जो शहर में जाकर 2-4 पैसे क्या कमा लिया, खुद को नवाब समझने लगा। अबे ओ छोरे, ये गांव है, यहाँ आज भी मेरी लाठी चलती है। ठाकुर साहब, लाठी और घमंड दोनों ही टूटने के लिए बने होते हैं। आपने मेरा घर गिराया है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब मैं यहाँ अपना घर नहीं बल्कि इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी फैक्ट्री और एक मुफ्त अस्पताल बनाऊंगा। जमीन मेरी है, यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। सरकार ने आपकी ये बेनामी जमीन जब्त कर ली है क्योंकि आपने बरसों से टैक्स नहीं भरा, और कल हुई नीलामी में ये पूरी जमीन राघव इंडस्ट्रीज ने खरीद ली है। अब आप मेरी जमीन पर खड़े हैं। चलिए खाली कीजिए ये जगह। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। वही लोग जो कभी राघव का मजाक उड़ाते थे, आज उसके समर्थन में राघव भैया के नारे लगा रहे थे। बापू, 15 साल पहले इसी आदमी ने आपको लंगड़ा कहा था और माँ के गहने छीनने की कोशिश की थी। आज ये आपकी जमीन पर खड़ा है। कहिए, इसके साथ क्या करना है? बेटा, बदला कमजोर लोग लेते हैं और माफ बड़े दिल वाले। इसे छोड़ दे, ये अपनी हार की आग में खुद ही जल जाएगा। बस इसे ये बता दे कि मजदूर के पसीने में कितनी ताकत होती है। राघव ने ठाकुर को धक्का नहीं दिया, नहीं उसे मारा। उसने बस उसे गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठाकुर सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसी मलबे पर जहां कभी राघव का कच्चा घर था, उसने अपनी माँ और पिता के हाथों से फैक्ट्री की नींव रखवाई। माँ,
अब तुम्हें किसी के घर बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। अब यहाँ हजारों माओं के चूल्हे जलेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राघव को अब शहर वापस जाकर खन्ना ग्रुप का आखिरी हिसाब भी चुकता करना था। गांव में ठाकुर का अहंकार मिट्टी में मिलाने के बाद राघव वापस शहर लौट आया। खन्ना ग्रुप की हालत अब पतली हो चुकी थी। राघव की इको फ्रेंडली तकनीक ने खन्ना के पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को बाजार से बाहर कर दिया था। आर.के. खन्ना की वो आलीशान फैक्ट्री आज बिकने की कगार पर थी। खन्ना अंदर बैठा अपना सिर पकड़े रो रहा था। तभी दरवाजा खुलता है। राघव अंदर दाखिल होता है। राघव, तुम यहाँ मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आया हो? खुश हो ना? मेरा सब कुछ लुट गया। खन्ना साहब, मैं तमाशा देखने नहीं, बल्कि आपके उन 500 मजदूरों का भविष्य बचाने आया हूँ जो कल से सड़क पर आने वाले थे। आपकी फैक्ट्री नीलाम नहीं होगी क्योंकि मैंने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया है। अब ये फैक्ट्री राघव ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। क्योंकि एक मालिक सिर्फ अपने फायदे का सोचता है, लेकिन एक मजदूर सबका भला सोचता है। आप घर जाइए खन्ना साहब, आपकी इज्जत सलामत रहेगी, पर यह कुर्सी अब एक काबिल इंसान संभालेगा। फैक्ट्री से बाहर निकलते समय राघव की नज़र पार्किंग लॉट में एक फटे हाल आदमी पर पड़ी जो सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, वही सलीम था जिसने राघव की पहली कमाई लूट ली थी। भाई, मुझे बस एक बार मालिक से मिलने दो, मुझे काम चाहिए, मैं भूखा हूँ। राघव उसके पास जाकर रुक गया। राघव, तुम इतने बड़े बन गए? भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैसे लिए थे पर वो सब जुए में हार गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। सलीम भाई, अगर तुमने वो धोखा ना दिया होता तो शायद मैं आज भी उसी छोटी मशीन पर खिस रहा होता। तुम्हारे धोखे ने मुझे बड़ा सोचना सिखाया। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा। जाओ, हमारी नई पैकेजिंग यूनिट में लोडिंग का काम खाली है, कल से काम पर आ जाना। लेकिन याद रखना, इस बार सिर्फ पसीने की कमाई मिलेगी, धोखे की नहीं। आज राघव इंडस्ट्रीज का नया हेडक्वार्टर बनकर तैयार था और राघव को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। इंसान की औकात उसके पैसों से नहीं, उसके इरादों से नापी जाती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और ईमानदारी का कोई अंत नहीं।